डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में दो शब्द हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें दो शब्द, पहला बायो जिसका अर्थ होता है जीव या जैव, आगे शब्द तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी। तो जब जीवों के द्वारा तकनीक की जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। अर्थात यह एक ऐसी शाखा होगी जीव विज्ञान में जो कि मुख्यतः सूक्ष्म जीवों से संबंधित होगी और उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का बहुत बड़े पैमाने पर अर्थात औद्योगिक स्तर पर जब उत्पादन किया जाएगा तो उस शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। एक बार पुनः इसकी परिभाषा देखें। सूक्ष्म जीव की सहायता से, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों की सहायता से मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की कोई आधुनिक शाखा है, अनजाने में ही सही, लेकिन हजारों साल पहले से मनुष्य जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कराता चला आ रहा है। अर्थात अपने लिए उपयोगी पदार्थों का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन जीवों की सहायता से करता चला आ रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग देखें तो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क दूध, कर्ड दही। तो दूध से जो दही बनता है ये प्रोसेस जो है बैक्टीरिया अर्थात सूक्ष्म जीवाणु है जिसे हम बैसिलस प्रजाति का जीवाणु कहते हैं। तो बैसिलस प्रजाति के जीवाणु जो होते हैं वो फर्मेंटेशन की क्रिया करके मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो कर्ड फॉर्मेशन होता है जो कि मनुष्य के लिए एक अत्यंत उपयोगी खाद्य पदार्थ होता है, ये बैक्टीरिया की सहायता से ही इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से अन्य भी प्रोसेस हैं जो कि बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, जैसे वाइन का निर्माण अर्थात जो मदिरा होती है, शराब होती है, ये भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही फर्मेंटेशन की क्रिया से बनाई जाती है। तो पूरा एल्कोहल इंडस्ट्री एक इस पर टिकी है, सूक्ष्म जीव पर ही टिकी है। तो ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जैसे वर्तमान समय में टिके प्रतिदिन आप सुबह नाश्ते में ब्रेड लेते हैं, ब्रेड का फॉर्मेशन भी कैसे होता है, ईस्ट के द्वारा किया जाता है। फर्मेंटेशन की क्रिया इसमें भी होती है। तो विदाउट ईस्ट जो कि एक कोशिकी कवक है उसके बिना नहीं संभव है। तो ये सब जो मानव के लिए उपयोगी पदार्थ हैं वो औद्योगिक स्तर पर अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं तो उसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये कोई रिसेंट शाखा नहीं है, ये अनजाने में ही सही, लेकिन मनुष्य ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बहुत पहले से कराता चला आ रहा है। इसी बायोटेक्नोलॉजी की एक रिसेंट शाखा है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। ये जो डीएनए
पुनर्संयोजन तकनीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एक आधुनिक शाखा है। इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट में हम क्या करते हैं, डीएनए में हेर फेर कर देते हैं और एक पुनर्संयोजित डीएनए तैयार करते हैं। डीएनए में क्या करते हैं, हेर फेर करके एक पुनर्संयोजित डीएनए तैयार करते हैं, अर्थात दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ सकते हैं। तो दो जीवों के डीएनए को जब आपस में जोड़ देंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, अर्थात पुनर्संयोजित कैरेक्टर आ जाता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी की ही एक शाखा है, लेकिन ये आधुनिक शाखा है और इसका डेवलपमेंट सन 1973 के बाद हुआ, क्योंकि सन 1973 के पूर्व तक हम डीएनए में हेर फेर करने में सक्षम नहीं थे। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए था जो डीएनए को काट सकता हो, और वो एंजाइम की खोज होती है सन 1973 में। और इसके बाद डीएनए को काट करके फिर आपस में उनको जोड़ना संभव हो गया है। तो इसी से एक शाखा डेवलप हुई जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कराई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो यह जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग डीएनए में हेर फेर करते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए में हेर फेर करना ही क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से ध्यान दें, आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से हेर फेर करना क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात डीएनए में कैसे हेर फेर किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ हमको टूल्स चाहिए। टूल्स का अर्थ है साधन। कुछ ऐसे साधन हमको चाहिए जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकें, डीएनए में हेर फेर करते हैं। तो टूल्स ऑफ जेनेटिक या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आप लिखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं लिखेंगे। टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो जिस साधन के द्वारा हम डीएनए में हेर फेर करते हैं उसी को क्या कहेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स अर्थात साधन। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स ये होते कई हैं, लेकिन मुख्यतः 3-4 की बात होगी, जिसमें सबसे पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन, इंडो न्यूक्लियस, तीसरा है फास्फेटेज, और चौथा है डीएनए लाइगेज। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ये 4 केमिकल बहुत महत्वपूर्ण है, 4 रसायन, जिसमें नंबर 1 है लाइसोजाइम, दूसरा है प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस, तीसरा है फास्फेटेज एंजाइम और चौथा है डीएनए लाइगेज। सबसे पहले लाइसोजाइम एंजाइम, जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं
जैसे ये जीवाणु कोशिका है, एक प्लांट कोशिका ले लेते हैं, एक के तो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो सेल वॉल होती है, क्योंकि हमें कोशिका से डीएनए को अलग करना है, कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका भित्ति को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, इसके बाद ही आप डीएनए तक पहुंच पाएंगे। प्लांट सेल है तो आप देखें, प्लांट सेल के चारों तरफ भी सेल वॉल उपस्थित होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन फंगल सेल है तो उसमें भी सेल वॉल उपस्थित होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूको पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। उसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम ही प्रभावशाली होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल सेल को अगर दिया जाए तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, डैमेज हो जाती है या वो विघटित हो जाती है। तो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को विघटित करने के लिए हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करेंगे, जबकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होगी उसके विघटन के लिए सेलुलेज एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। सेलुलेज वो सेलुलोज की बनी होती है तो उसका विघटन सेलुलेज से करेंगे। एनिमल सेल के विघटन के लिए हमें सेलुलेज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें या किसी भी एंजाइम की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सेल वॉल है ही नहीं। लेकिन जो फंगल सेल होती है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, सेल वॉल है, और वो सेल वॉल किसकी सहायता से विकसित होगी, काइटिनेज की सहायता से, क्योंकि यहाँ पर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, बैक्टीरियल सेल होगी तो उसके विघटन के लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। प्लांट सेल होगी तो उसके सेल वॉल को विकसित करने के लिए हमें सेलुलेज एंजाइम चाहिए। एनिमल सेल है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर फंगल सेल है अर्थात कवक की कोई कोशिका है तो उसकी कोशिका भित्ति को विकसित करने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। इस एंजाइम की सहायता से हम कोशिका की कोशिका भित्ति का विघटन करते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम्स और होते हैं, जैसे जो यहाँ पे देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबकी किसकी बनी है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विघटन के लिए हमें चाहिए प्रोटीएज और साथ में लाइगेज, लाइगेज नहीं लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से सबकी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग विकसित कर देते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन विकसित हो जाती है तो इसके बाद इसमें केवल एक और एंजाइम मिलाया जाएगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनएज। जो आरएनएज होता है वो आरएनए का विघटन कर देगा और पूरी तरीके से जो डीएनए है वो आपको प्राप्त होगा, केवल डीएनए। तो यहाँ पर हमको डीएनए इस तरीके से अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पे लाइसोजाइम हमने इसलिए लिखा है कि लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को विकसित करता है। इस एंजाइम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना बैक्टीरिया की सहायता से हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कराएंगे। अगला एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इस एंजाइम के हम लोग कभी भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं करा सकते, डीएनए रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे पहली चीज देखिए न्यूक्लियेज शब्द आया है। ये न्यूक्लियेज शब्द इसलिए है कि ये जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, उस डीएनए को कैंची की तरह यही काटता है, तोड़ता है। डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है।
इस कारण से इसका नाम न्यूक्लियेज है। नाम बहुत स्पष्ट, ध्यान से देखना। अगला शब्द है इंडो। इंडो क्यों कहते हैं? जैसे हमारा ये डीएनए है, इसमें जैसे G A A T T C, यहाँ पे C T T A A G। तो मान लेते हैं ये डीएनए का एक है। ये एंजाइम जो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम डीएनए को कहीं बीच से काटता है, तोड़ता है। कहां से तोड़ेगा? बीच से तोड़ता है। ऐसा नहीं कि किनारे से इसके बाहर से तोड़ेगा। तो बाहर से अगर तोड़ेगा तो उसको हम लोग एक्सोन्यूक्लियेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज जो होते हैं वो डीएनए को उसके किनारे से तोड़ते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते रहते हैं। लेकिन जो इंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो डीएनए को हमेशा बीच से कहीं तोड़ते हैं, इसी कारण से नाम इंडो पड़ा है। तो ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ही हम लोग यूज करेंगे किसमें? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अगला शब्द है रिस्ट्रिक्शन। इसका अर्थ है प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम चाहे कहां से चाहेगा डीएनए को बीच से काट देगा, ऐसा नहीं। इसके लिए एक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। जैसे एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जिसे हम कहते हैं इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट ये एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये जो एंजाइम होता है ये हमेशा डीएनए को उस पैलिंड्रोम वाले स्थान से काटता है जहां पर G और A। जैसे एक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग देख लें, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का अर्थ होता है विलोम पद। विलोम पद क्या होते हैं? डीएनए भी कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं बेस के, जिसको हम आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें तो समान तरीके से उच्चारित होते हैं या समान होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहेंगे या विलोम पद कहते हैं। केवल एक शर्त है कि पढ़ने का जो देखेंगे तो हमेशा आपको एक ही साइड से पढ़ना है। जैसे हम 3 प्राइम की तरफ से पढ़ना स्टार्ट करें तो मान लेते हैं 3 प्राइम की तरफ से G A A T T C एक क्रम आया, और दूसरी श्रृंखला पर भी आपको उसी तरफ से पढ़ना है। दूसरी श्रृंखला पर भी आपको क्या करना है? उसी तरफ से पढ़ना है। अगर 3 डैश से इस पर पढ़े हैं तो 3 डैश से इस पर भी आपको पढ़ना है। तो G A A T T C। तो अगर इस तरीके का कोई सीक्वेंस मिलता है तो उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? विलोम पद कहते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है इसी विलोम पद को पहचानता है और उसी विलोम पद में ही ये कटाव उत्पन्न कर सकता है। अन्य डीएनए के किसी खंड में ऐसा कटाव नहीं कर सकता। तो आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों तरफ से क्या आना चाहिए? समान रूप से आपको सीक्वेंस मिलेगा, तभी वो विलोम पद कहलाएगा। देखिए जैसे ये इको आर फर्स्ट ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो हमेशा विलोम पद में G और A के बीच में कट उत्पन्न करता है। यहां से काटेगा इस श्रृंखला को और इस श्रृंखला को यहां से काटेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं ये डीएनए को एक पैलिंड्रोम वाले स्थान से काटते हैं और काट करके एक स्ट्राइकिंग एंड बनाते हैं जहां पर हम डीएनए को जोड़ सकते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या होगा? फॉस्फेटेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि
5' वाले सिरे से फास्फेट के एक समूह को काट करके हटा देता है, जिससे वो डीएनए पुनः आपस में जुड़ करके सर्कुलर हो सके। जबकि डीएनए लाइगेज एंजाइम ये दो डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एक बार फिर से आप टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में देख लें। टूल्स या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के साधन, तो जिनके द्वारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन कराया जाता है उसे हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का टूल्स कहेंगे। इसमें 4 प्रमुख हैं, एक लाइसोजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेज और डीएनए लाइगेज। जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम जो होगा वो खास करके जीवाणु कोशिका के विघटन के लिए प्रयुक्त होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, जो डीएनए में जहां पर पैलिंड्रोम होता है उस पैलिंड्रोम वाले स्थान पर डीएनए की श्रृंखलाओं को कट करके स्टाइकी एंड बनाता है। फॉस्फेटेज एंजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के 5' वाले सिरे से फॉस्फेट समूह को हटा करके डीएनए को पुनः सर्कुलर करने में मदद करता है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम दो डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और इस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। तो ये हमारे क्या रहे, टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी।